गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़े थे। अभी हम लोग परमोटेशन एंड कम्बिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परमोटेशन एंड कम्बिनेशन। देखिए, परमोटेशन एंड कम्बिनेशन क्या होता है? यह एक प्रकार की स्मार्ट काउंटिंग है। क्या है? एक प्रकार की स्मार्ट काउंटिंग है। स्मार्ट काउंटिंग कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लिया जाए किसी जगह बहुत सारे लोग हैं, उसको काउंटिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे किसी हॉल में बहुत सारा लोग बैठे हुए हैं, उस हॉल में रो भी लिखा हुआ है, कॉलम भी, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम भी लिखा हुआ है। तो उसी कहा जाए तो काउंटिंग करने का, तो कितना काउंट करेगा? 1 2 3 4 5 काउंट करते रहेगा। कितना करेगा कि देख लेगा कि नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, उससे मल्टीप्लाई कर देगा और उसके बाद जितना लास्ट में है उसको लास्ट लाइन में कितना है बचा उतना घटा कर फिर उतना जोड़ देगा। हमको क्या करना है, यानी कि कितना प्रेजेंट है उसको निकालना है। तो उसी में कितना लोग है कि इसका नंबर ऑफ रो से नंबर ऑफ कॉलम में मल्टीप्लाई कर देगा और जितना सीट खाली है उतना अगर घटा देगा तो वह आसानी से, वह बहुत कम समय में स्मार्ट तरीके से उसको काउंट किया जा सकता है। यानी कि कम समय में अधिक भारी से भारी, यानी बड़ा से बड़ा टॉप को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी हम उसका नंबर काउंट कर लेंगे, वह हमारे स्मार्ट काउंटिंग में आ जाएगा। अब स्मार्ट काउंटिंग में हमको क्या है, परमोटेशन एंड कम्बिनेशन स्मार्ट काउंटिंग एक प्रकार का होता है, जिसमें परमोटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। आप किस तरीका से, बेटर तरीका से किसी भी सिचुएशन को आप कैसे अरेंज करते हैं, वो हमारा परमोटेशन में आ जाएगा। यानी कि परमोटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, और उस बहुत सारा आप अरेंजमेंट कीजिएगा, बहुत सारा तरीका से अरेंजमेंट कीजिएगा, बहुत सारा वे से अरेंजमेंट कीजिएगा, उसमें जो बेटर होगा उसको आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। वह सिलेक्शन हमारा कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन होता है। अब इस पर एक मैथमेटिशियन, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, भास्कर सेकेंड यानी भास्कर द्वितीय, जिन्होंने एक बहुत मोटा बुक सिद्धांत ए शिरोमणि, एक सिद्धांत ए शिरोमणि बुक लिखे थे, जो बहुत मोटा ग्रंथ टाइप का है। उसी का एक पार्ट था लीलावती। उस लीलावती जो पार्ट था, वह जो भास्कर सेकेंड थे उनकी लड़की थी लीलावती, उन्हीं के नाम पर वह एक पार्ट का नाम लीलावती रख दिए। उसमें अलग अलग तरीका से अरेंज करके बताया गया है कि किसी भी कहानी को अरेंज कैसे किया गया है। उसमें अपने बेटी से यह भास्कर सेकेंड बताते हैं और उसी को अरेंजमेंट करके वह उस लीलावती टाइप्स में जो भाग है सिद्धांत शिरोमणि के, उसमें लिखते हैं। इसमें बहुत सारा कहानी लिखा रहता है, यानी बहुत सारा अरेंज करने का तरीका है, इस बुक में बताया गया है। अब आगे हम लोग चलते हैं। जैसे हाँ, एक दूसरा कहानी इसी पर रिलेटेड है। जैसे एक अरुण और एक उनके दादाजी, दो लोग पर आधारित एक क्वेश्चन है, यानी कि एक अरेंजमेंट समझा जाता है। अरुण के माता पिता नहीं थे, यानी उनके पेरेंट्स माता पिता नहीं थे, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादाजी थे और वह अरुण था। अरुण टोटल 6 भाई बहन था। जैसे आई देखते हैं कहीं जाने के लिए, जो बहुत धनी लोग थे, जो धनी लोग होते हैं बड़े बड़े गाड़ी से अपने बच्चे को स्कूल छोड़ देते हैं। उसी प्रकार पहले के ज़माना में लोग तांगा रखते थे, तो उस तांगा से इसमें 6 भाई बहन थे अरुण, तो उसी को स्कूल में पहुंचा दिया जाता था। जिसमें सबसे शांत स्वभाव के अरुण था, और लोग को हम नाम नहीं जानते हैं। जिसमें और लोग मान लिया जाए किसी का, जैसे मान लिया जाए राकेश, मोहन, निशा, प्रीति, क्या हो गया 5, एक मान लेते हैं, और कोई जूही। 6 भाई बहन थे, तो डेली उसको टंगा का जो ड्राइवर, जो टंगा चलाने वाले होते हैं, वह लेके उसको स्कूल छोड़ आते थे। जैसे मान लिया जाए
यहाँ तंगा बना दिया गया है, इधर से मान लिया 3 सीट बना दिया गया है, इधर से 3 सीट बनाया गया है। इसमें यहाँ तंगा का ड्राइवर को बैठने के लिए जगह दिया गया है। यहाँ तंगा को जोड़ दिया जाता है और यहाँ इसमें जोड़ने के बाद इस जो तंगा ले जाता है, जो घोड़ा को जोड़ दिया जाता है, उसी को इस ड्राइवर उसका रास्ता रखते हैं, रस्सी, इसे कंट्रोल करते रहते हैं। लेकिन हमेशा ही 5 भाई बहन, 6 भाई बहन में अरुण तो शांत था, लेकिन ये 5 भाई बहन सीट पर, अलग अलग सीट पर बैठने के लिए हमेशा कलह करते रहते थे, झगड़ा करते रहते थे। इससे इनके दादाजी बहुत टेंशन में थे कि यह इसका झगड़ा यानी इसका कलह कैसे दूर किया जा सकेगा। तब उन्होंने इस सब को सोचते हुए एक दिन अरुण को बुलाया, कहें कि इसका कोई ऐसा सीटें अरेंज कर दो जिससे अरेंज करके तुम कॉपी में लिख कर लाओ कि जिससे अगला दिन से यह अगला दिन से यह झगड़ा कलह नहीं होगा। तब हुआ कि उसको बोले थे कि तू कल हमको अरेंज करके दो। ऐसा हुआ कि 2 महीना बीत गया। 2 महीना के बाद तब 2 महीना बीत गया, लेकिन वो अरुण आया ही नहीं। और दादा भी टेंशन में थे कि अभी तक ही आया नहीं। इसके बाद क्या होता है कि 2 महीने के बाद जब यह अरुण अपने दादा के पास आते हैं, तब अरेंजमेंट कितने लोग का, सिर्फ 6 लोग का अरेंजमेंट 720 यानी 720 वे यानी 720 तरीका से लेके आता है। दादाजी देखकर ही अचंभा हो जाते, ये कोई इतना दिन से आया नहीं है, वो 2 महीना 3 महीना के बाद आया है। वो 6 लोग को बैठने के लिए 720 तरीका से अरेंज किया जाएगा। और अरुण कहते हैं कि दादाजी यह झगड़ा खत्म नहीं होने वाला है, तो 720 तरीके से यानी कि एक सीट पर एक शेड्यूल में एक अरेंज में बैठने के लिए 720 दिन इंतजार करना होगा। 721वां दिन ये आएगा। तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं करेगा कि हम इस सीट पर बैठने के लिए एक तरीका से अरेंज करने के लिए हम 2 साल इंतजार करें। दादाजी अचंभा हो गया कि 6 लोग में 2 साल इंतजार करना होगा 720 दिन। अरुण तो बताकर चला गया, रात के आराम से नींद लिया, लेकिन दादाजी को नींद नहीं आया। ऐसा 2-3 दिन हुआ और दादाजी का नींद नहीं आया। उसके बाद जैसे जमीन को माफी होता है, उसी प्रकार अमीन एक खेत को प्लॉटिंग मेजरमेंट नापने आए। तो देखे कि 6 गो प्लॉट था, उसको अरेंज करके वह अमीन बताया कि 720, और फिर खटक गया कि एक और बताया 6 लोग में 720 तरीका से अरेंजमेंट किया जाए। 6 गो प्लॉट में ये भी 720 कर दिया। इसमें जरूर कुछ न कुछ 6 को लफड़ा 720 से है। तो कैसे है? तो अमीन से पूछे तो कहे कि देखिए ये 6 है ना, तो 6 को 720 कैसे ला के हम अरेंज दिखाएं। 6 है, उससे छोटा 5 है, उससे छोटा 4 है, उससे छोटा 3 है, उससे छोटा 2 है, उससे छोटा 1 तक हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 जा 30, 4 जा 120 और 120 3 जा 360, 2 जा 720, वह जा उतना ही लोग। इस प्रकार अरेंज किया गया है। तो लगा कि वाह इतना बड़ा अरेंजमेंट करना होगा। जब इतना बड़ा अरेंजमेंट को देखकर यह दादाजी भी घबरा गए कि भाई एक अरेंजमेंट 6 लोग को बैठने के लिए 720 दिन इंतजार करना होगा, यह तो टफ काम है। जैसे एक हम बड़ा सा रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, जैसे अभी इसमें टोटल हम अरेंजमेंट नहीं, अभी इसमें हमको सिर्फ रेक्टेंगल काउंट करना है। जैसे हम इस रेक्टेंगल में बहुत सारा 1 2 3 4 5 6 7 कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 रेक्टेंगल। इसको कहेगा कि इसमें टोटल कितना रेक्टेंगल बना जाएगा। अब ध्यान दीजिए, एक पूरा बहुत बड़ा है, ये बड़ा रेक्टेंगल एक हुआ,
अगर यहाँ से हम इसको दो भाग में काट दिए तो एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, दो गो रेक्टेंगल हो गए। उसके बाद अगर एक और हम यहाँ से काट दें तो एक दो एक बड़ा वाला तीन हो जाएगा। अगर यहाँ से काट देते एक दो तीन है, एक चार हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 5 हो जाएगा, इसी प्रकार 6 हो जाएगा, इसी प्रकार 7 हो जाएगा, इसी प्रकार 8 हो जाएगा, इसी प्रकार 9 हो जाएगा और एक बड़का हो जाएगा 10। टोटल इतना रेक्टेंगल इसमें बन जाएगा। तो टोटल ये सबको ऐड कीजिएगा तो 55। एक रेक्टेंगल में जब हम 10 बॉक्स बना दिए तो टोटल कितना 55 रेक्टेंगल बनाया जा सकता है इसको। और इसको जब अरेंज कीजिएगा तो इससे इसको मल्टीप्लाई करते हुए आ जाए, उतना तरीका से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। इसके आगे ये तो बेसिक बात था। परमुटेशन में होता क्या है, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बेसिक बात। अब इस पर हम परमुटेशन के अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो बेसिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब फिर आगे परमुटेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे। अब ध्यान दीजिए परमुटेशन। परमुटेशन में हमको पहला पढ़ना है क्या है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में हमको पहला काउंटिंग करते हैं। इसमें क्या है, स्मार्ट काउंटिंग करना होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या करना होता है, स्मार्ट काउंटिंग करना होता है। कॉम्बिनेशन ये पढ़े थे, परमुटेशन से अरेंजमेंट होता है या कॉम्बिनेशन सिलेक्शन होता है। अब ध्यान दीजिए, अब हमको पढ़ना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या पढ़ना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एंड काउंटिंग करने का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, इसको दो भाग में बांट दिया गया है। एक है फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और दूसरा है फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अभी हम लोग फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ते हैं। इसी में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है हम लोग को। जैसे 2 ठो क्वाइन ले लिए, इसमें जैसे मान लिया 2 रुपया है, हेड टेल वाले पोर्शन है। 1 रुपया होता है, एक कंट्री के यानी इंडिया, जिस मान लिया इंडिया, इसमें इंडिया का मैप बना दिया जाएगा। बनबे नहीं कर रहा है, रुक जाएगा, बड़ा सा लिखा गया। इधर मैप वाला जो होता है वह मान लीजिए सही से बना नहीं, मान लीजिए एक हेड पोर्शन है, एक टेल पोर्शन है। जैसे हेड टेल को समझने के लिए देखिए, ऐसा है कि ना पॉकेट में है। जैसे मान लिया जाए यह 2 का एक 1 का सिक्का है, तो ये जो 2 लिखा हुआ है यह हेड हो गया, टेल हो गया। इधर जो
भारत और इंडिया है, यह वाला हेड पोर्शन होता है। इसी प्रकार जैसे दो सिक्का है, हम दोनों के इकट्ठे एक साथ उछालते हैं, अगर दोनों के एक साथ टॉस करते हैं, अथवा जैसे यहाँ से देखिए, जैसे दो सिक्का है, इसमें दोनों के एक साथ अगर हम उस टॉस करते हैं, अथवा दोनों पर हेड आ सकता है, दोनों पर हेड आ सकता है। जैसे 2 का सिक्का है, एक 5 का सिक्का है, दोनों पर हेड आ सकता है, अथवा दोनों पर टेल आ सकता है, या फर्स्ट पर हेड और दूसरा पर टेल आ सकता है, फर्स्ट पर टेल सेकेंड पर हेड आ सकता है। यही ना 4 कंडीशन होगा इस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे क्वेश्चन इसी को लिख देते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपको 2 कॉइन, फर्स्ट टाइप में है। जैसे क्वेश्चन कहेगा 2 coins are tossed, 2 coins are tossed साइमल्टेनियसली, यानी इकट्ठे एक साथ, साइमल्टेनियसली पॉसिबल आउटकम। इसका टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा? तो देखिए, इसमें 2 बार उछाले हैं तो अथवा यह 2 बार आया है, हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड टेल आएगा, तो 2 बार यह इसका कुछ आएगा, इसका भी 2 बार आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 कितना, 2 2 जा 4 आ गया। इसका मतलब यहाँ भी देखिए, दोनों पर अथवा हेड आ गया, अथवा दोनों पर टेल आ गया, अथवा पहला पर हेड है, दूसरा पर टेल, और इस पर हेड, इस पर टेल, इस प्रकार आ सकता है। तो टोटल आउटकम कितना आएगा? 4 आएगा। जैसे इसी प्रकार जैसे 3 ठो कॉइन है, एक 2 रुपया का है, एक 5 रुपया का है, एक 10 रुपया का कॉइन है, 3 है। जैसे क्वेश्चन इसी पर लिख देते हैं 3 coins are tossed simultaneously, 3 coins are tossed simultaneously, find the total number of outcome। नंबर ऑफ आउटकम, इसका कहेगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालने। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 2 था तो इस प्रकार आ गया। जैसे मान लिया जाए ये अब तो 3 है, मान लिया क्या, ये क्वेश्चन ही है। देखिए क्या क्या हो सकता है, अथवा ये तीनों पर हेड आ सकता है, हेड आ गया, या तीनों पर टेल आ गया, या फर्स्ट पर हेड, इस दोनों पर टेल आ गया, या फर्स्ट पर हेड, सेकेंड पर टेल और थर्ड पर हेड आ गया, अथवा फर्स्ट पर टेल, सेकेंड पर हेड और थर्ड पर हेड आ गया, अथवा सेकेंड पर टेल, फर्स्ट पर हेड और थर्ड पर टेल आ गया। 2 4 6, या फर्स्ट पर टेल, सेकेंड पर टेल, लास्ट में हेड आ गया, अथवा फर्स्ट पर टेल, सेकेंड टेल नहीं लिखे तो बच गया टेल। यही 8 कंडीशन टोटल आएंगे। तो टोटल आउटकम कितना हो गया इसका देखा जाए तो टोटल आउटकम 8 हो गया।
यानी हम इसको 3 गो सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो इस पर टोटल कितना तरीका से अलग अलग आ सकता है? 8 तरीका से आता है। तीनों पर हेड हेड आ जाएगा, या फर्स्ट पर टेल है, सेकेंड पर टेल है, थर्ड पर हेड आ जाएगा, या फर्स्ट पर हेड, सेकेंड और थर्ड पर टेल टेल आ जाएगा, फर्स्ट पर हेड, सेकेंड पर टेल या थर्ड पर हेड आ जाएगा, या फर्स्ट पर टेल सेकेंड थर्ड पर टेल आ जाएगा, या फर्स्ट थर्ड पर टेल सेकेंड पर हेड आ जाएगा, या फर्स्ट सेकेंड पर टेल और थर्ड पर हेड, या तीनों पर हेड टेल आ जाएगा। यही टोटल 8 आउटकम होंगे, यानी 8 तरीका से इसको हम अरेंज कर सकते हैं। 8 वे कर देते हैं इसको, 8 वे कितना तरीका है? 8 तरीका है। 8 तरीका से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। इसको हम ट्री के रूप में भी लिख सकते हैं। इधर आगे मिटाते हैं, चाहे इधर है खाली इधर। जैसे मान लीजिए इसको हम ट्री के रूप में कैसे लिखते हैं? जैसे 2 रुपया का सिक्का है, 2 रुपया का सिक्का है, इसको हम उछालेंगे। 2 रुपया का सिक्का है, इसको हम उछालेंगे, हेड आएगा अथवा टेल आएगा, हेड आएगा अथवा टेल आएगा। अब दूसरा सिक्का के साथ इसको हम जब अरेंज करेंगे तो दूसरा सिक्का को भी उछालेंगे, अथवा वह हेड आएगा अथवा टेल आएगा। फिर इसके साथ भी दूसरा सिक्का को उछालेंगे तो अथवा हेड आएगा अथवा टेल आएगा। फिर दूसरा सिक्का 5 रुपये वाला था, अब मान लीजिए तीसरा सिक्का 10 रुपये वाला के साथ। अब देखिए इसके साथ भी उछालेंगे तो अथवा हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, इसके साथ भी हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, इसके साथ भी उछालते हैं तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, इसके साथ भी देखिए उछालते हैं तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आउटकम हो जाएंगे। यानी इसको हम फाइनल क्या कहते हैं? इसको कहेंगे फाइनल। 8 ब्रांच में हम तोड़ दिए, यानी टोटल आउटकम कितना हो गया? टोटल आउटकम 8 हो गया, यानी इसका फाइनल 8 ब्रांच कह देंगे। इधर लिख देते हैं फाइनल 8 ब्रांच कह देंगे। इस प्रकार हम ट्री के रूप में भी दिखा सकते हैं। इसको आगे मिटाते हैं तो फिर आगे फर्स्ट टाइप के इस प्रकार क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। जैसे 10 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली, क्वेश्चन है 10 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली 10 coins are simultaneously tossed once, यानी 10 सिक्का को एक साथ इकट्ठे उछाल देते हैं। फाइंड द टोटल पॉसिबल नंबर, फाइंड द टोटल पॉसिबल नंबर, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम। यहाँ क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंट कॉइन होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, जैसे 10 कॉइन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 कॉइन है। इसमें भी टोटल कितना होगा? 2 आउटकम होगा, हेड 10। इसमें भी 2, इसमें भी उसी प्रकार 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, इसी प्रकार बढ़ते इसमें भी 2 होगा। टोटल कितना होगा? 10 होगा। इसमें
टोटल कितने कॉइन है? 10 कॉइन है। अब ध्यान दीजिए, जैसे 2 कॉइन था, 2 नंबर ऑफ कॉइन्स 2 था, तो टोटल आउटकम कितने थे? तो 2 इंटू 2 4 था। नंबर ऑफ कॉइन्स 3 था, तो टोटल आउटकम कितना था? 2 इंटू 2 इंटू 2 8 था। इसका मतलब हम इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं, इसका 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है? 10 है। नंबर ऑफ कॉइन्स 10 है, तो इसका टोटल आउटकम कितना होगा? 2 के पावर 10, यानी इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 24 आ जाएगा। इसका मतलब इस सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। जैसे एक टाइप सेकेंड पढ़ते हैं, देखिए टाइप सेकेंड में क्वेश्चन पूछता है, जैसे 2 डिफरेंट फेयर डाइस, 2 डिफरेंट फेयर डाइस, 2 डिफरेंट फेयर डाइस are rolled once, find total number of possible outcome, find total number of possible outcome। कह रहा है 2 डिफरेंट फेयर डाइस। एक बात समझिए, नया बात आ गया, फेयर डाइस। फेयर डाइस क्या होता है? जो हम लोग लूडो खेलते हैं तो उसमें एक डाइस होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 रहता है, तो वह फेयर डाइस, उसमें हम उछालते हैं, टॉस करते हैं, जो आना होता है वो आता है, वो फेयर डाइस। हमेशा फेयर डाइस से ही हम लोग खेलते हैं। लेकिन महाभारत देखे होइएगा तो दुर्योधन का मामा शकुनी थे, वह जादू का डाइस रखते थे। कहते भांजा जो खेलना है खेलो, जो हम कहेंगे वही आएगा। तो उसमें क्या होता था, जो दुर्योधन कौरव जो 100 भाई था वो हमेशा जीत जाता था। क्यों? क्योंकि मामा के जादुई डाइस के कारण। यहाँ वह नहीं चलेगा, यहाँ फेयर डाइस, हम लोग फेयर डाइस पर खेलते हैं। जैसे 2 डाइस लिए, इसी प्रकार होता है। जैसे मान लिया 6 है, 5 है, 3 है। इसका देखते हैं तो 3 पार्ट दिखाता है, 3 पार्ट उधर छुपा रहता है। एक और देख लेते हैं। जैसे इसमें 3 है, 2 है, 1 है। अब ध्यान दीजिए, फेयर डाइस। अब इसमें टोटल कितना होता है नंबर? तो 6 होता है। इसमें भी टोटल कितना होता है? 6। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 आउटकम हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 36 आउटकम। अब ध्यान दीजिए, 36 आउटकम। यहाँ पे एक बात आप जान रहे हैं कि कैसा होना चाहिए, तो फेयर डाइस होना चाहिए। फेयर डाइस पर ही हम लोग खेलते हैं, और इसको अनबेस्ड कह दीजिए, अनबेस्ड डाइस। यह किसी पर बेस्ड नहीं होता है, यह जनरल होता है। इसमें एक डाइस में टोटल नंबर कितना होता है? 6 फेस होते हैं। इसमें भी 6, तो 6 इंटू 6 36 आउटकम हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, जैसे टोटल कितना डाइस एक पर कितना होता है? तो 6 होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान दीजिए, तो वह
36 आउटकम कैसे होगा? तब 1 2 3 4 5 6, तो ये अभी देखिए फर्स्ट के साथ 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना फेस होता है? 6। ऐसा 2 गो डाइस, तो 6 के साथ अथवा इसका सेकेंड का फर्स्ट मिलते चल जाएगा, एक अरेंजमेंट फर्स्ट के साथ हो जाएगा अथवा सेकेंड के साथ हो जाएगा, 2 2 2, अथवा थर्ड के साथ हो जाएगा अथवा फोर्थ के साथ हो जाएगा अथवा 5 के साथ हो जाएगा अथवा 6 के साथ। यही ना अरेंजमेंट तैयार करे, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, टोटल आउटकम कितना हो गया? 36 हो गया। इसको अगर हम ट्री के रूप में दिखाए तो देखिए एक डाइस है, यह एक डाइस है, इसमें टोटल आउटकम कितने हैं? यानी इसमें टोटल फेस 6 है। यह कितने भाग में बट गया? 6 भाग में बट गया। दो चार 1 2 3 4 5 6। एक और डाइस है दूसरा, इसमें भी टोटल ब्रांच कितना होंगे? 6, तो इसमें 6 भाग में ये बंटेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसके साथ भी 6, वन टू थ्री 4 5 6, इसके साथ भी 6, इसी प्रकार इसके साथ भी 6, 1 2 3 4 5 6, इसके साथ भी 6, इसके साथ भी 6, इसके साथ भी 6, तो टोटल कितना हो गया? 6 6 12 12 6 18 18 6 24 24 36 और 6 36, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? टोटल आउटकम 36 हो जाएगा। इस प्रकार के भी एक टाइप्स में क्वेश्चन पूछता है। इसको मिटाते हैं। अब थर्ड टाइप्स के देखते हैं क्वेश्चन। जैसे थर्ड टाइप में क्वेश्चन पूछेगा, टाइप 3 के क्वेश्चन लिखिए। जैसे एक सर है, मान लीजिए एक मोहन जी है। क्या है? मोहन जी। वह शर्ट भी पहनते हैं और टी शर्ट भी पहनते हैं। तो मान लीजिए उनके पास एक शर्ट है और एक टी शर्ट है। टी शर्ट है, लेकिन पैंट उनके पास कितने हैं? 4 है। जैसे मान लिया जाए एक इनके पास फुल पैंट है, फुल पैंट है, एक फुल पैंट है, एक कॉलेज में जाते हैं मान लीजिए पढ़ने, कॉलेज ड्रेस पैंट है, पैंट्स है, एक लूजर है, एक मान लिया जाए हाफ पैंट है, जीन्स, एक हाफ पैंट है, हाफ पैंट। टोटल कितना हो गया? यह हो गया 1 2 3 4, टोटल 4 पैंट। और ध्यान दीजिए
तो इसमें टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? तो इसमें शर्ट और टी शर्ट 2 है, इसमें पैंट टाइप के कितना है? ये दोनों शर्ट टाइप के ही हैं, शर्ट और टी शर्ट, और यह पैंट टाइप का, यह कितना है? 4। तो देखिए इस शर्ट के साथ इस पैंट को पहन सकते हैं, इस शर्ट के साथ इस पैंट को पहन सकते हैं भैया, इस पैंट के साथ भी पहन सकते हैं, और यह भी एक शर्ट और फुल पैंट पहन सकते हैं, चाहे कॉलेज ड्रेस का पैंट पहन सकते हैं, चाहे लूजरे पहन सकते हैं, चाहे हाफ जींस जो है पैंट वह पहन सकते हैं, चाहे टी शर्ट के साथ भी तो ये पहन सकते हैं फुल पैंट, कॉलेज ड्रेस पैंट या लूजर या हाफ पैंट। यानी कि टोटल आउटकम कितना हो गया? 2, 2 4, 2 6, 2 8। तो इसमें क्या कर रहे, 8 कैसे हुआ? तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, 2 4 जा 8। और मान लिया जाए इनके पास 3 टोपी है, एक उलन टोपी है जो ठंडा के महीना में पहने जाता है, एक इनके पास व्हाइट टोपी है, व्हाइट कॉटन टोपी लिख देते हैं, एक मान लिया जाए अभी इसको नहीं, एक है मान लिया जाए कॉलेज में एक स्पेशल टोपी मिला है, कॉलेज स्पेशल टोपी, चाहे कॉलेज ड्रेस टोपी लिख देते हैं। इनके पास 3 टोपी है, तब क्या होगा? तो एक देखिए शर्ट के साथ फुल पैंट पहने, उसके साथ ही टोपी लगा लेंगे, यह भी टोपी लगा सकते हैं, यह भी टोपी लगा सकते हैं, इसमें 3 होते हैं। और ध्यान दीजिए, मन है कि इस शर्ट के साथ ये कॉलेज ड्रेस पहनना है, आप कभी ई टोपी लगा लेंगे, कभी ई टोपी लगा लेंगे, कभी ई टोपी लगा लेंगे। अभी इस शर्ट के साथ मन है कि लूजर पहन लेते हैं, कभी ई टोपी लगा लेंगे, कभी इस टोपी को पहन लेंगे, कभी इस टोपी को पहन सकते हैं। फिर अभी मन है कि शर्ट के साथ ही हाफ पैंट के पहन लेते हैं, शर्ट के साथ हाफ पैंट पहनेंगे तो कभी टोपी लगा लेंगे, कभी इस टोपी को पहन लेंगे, कभी इस टोपी को पहन लेंगे। अब ध्यान दीजिए, एक शर्ट के साथ कितना अरेंजमेंट हो गया? तो 4 4 8 4 12। उसी प्रकार टी शर्ट के साथ भी 4 3 12 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 × 12 + 12 24 हो जाएगा। इसमें कितना नंबर ऑफ टोपी है? तो 3 है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ जाएगा। इसका मतलब जितना टाइप्स का रहेगा, जैसे 2 टाइप के शर्ट था, एक शर्ट और टी शर्ट, इंटू पैंट कितना 4 टाइप का था, फुल पैंट, कॉलेज ड्रेस पैंट, लूजर और हाफ पैंट, तो 4 टाइप के, तो 4 से मल्टीप्लाई कर। 3 गो टोपी भी था, तो 3 टाइप का टोपी, तीनों को मल्टीप्लाई कर दे, 24 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल कितना आउटकम हो गया? नंबर ऑफ आउटकम यहाँ लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया? 24 हो गया। एक यह टाइप के क्वेश्चन हो गए। एक टाइप और देखिए, जैसे मान लिया जाए टाइप 4 में हम पढ़ते हैं, टाइप 4। देखिए टाइप 4 में क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लिया जाए 3 बच्चा है, राजेश, रोहित और रमेश। राजेश, रोहित, रमेश, 3 लड़का है। अब ध्यान दीजिए, जैसे राजेश से के घर से रोहित के घर जाने का 3 रास्ता है, रोहित के घर से रमेश के घर जाने का 4 रास्ता है, इसके घर जाने का टोटल 4 रास्ता है। इसका कितना है? 3, और इसका यहाँ जाने का 4। क्वेश्चन पूछेगा 3 में 3 तरीका से 3 रास्ता से जा सकता है ये,
4 रास्ता से जा सकता है। क्वेश्चन जैसे पूछेगा आपसे कि फाइंड द नंबर ऑफ वे, फाइंड द नंबर ऑफ वे, फाइंड द नंबर ऑफ वे टू रीच रमेश हाउस। रमेश कोई जिंदा आदमी है, रमेश हाउस। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू रीच रमेश हाउस, रमेश हाउस फ्रॉम राजेश हाउस, फ्रॉम राजेश हाउस, राजेश हाउस भाया रोहित हाउस, भाया रोहित हाउस। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर, टोटल रास्ता पूछ रहा है कितना होगा रीच द रमेश, रमेश के घर जाने तक, फ्रॉम राजेश के घर से, राजेश के घर से भाया रोहित के घर होते हुए जाना है तो कितना होगा। तो देखिए इसमें टोटल वे कितना है 3, इसमें टोटल वे कितना है 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 वेज हो जाएगा, 12 आउटकम हो जाएंगे, टोटल रास्ता कितना हो जाएगा 12। अब पूछिए 12 कैसे। अभी राजेश के घर से जाना है तो यहाँ से आया इस रास्ता से, फिर चल गया इस रास्ता से, एक रास्ता, इस रास्ता से आया इस रास्ता से चल गया 2 रास्ता, इसी रास्ता से आया इस तीसरा रास्ता में गया 3 रास्ता, इस चौथा में गया 4 रास्ता, फिर इससे फर्स्ट से 4 रास्ता, फिर सेकेंड से 4 रास्ता, थर्ड से 4, 4 4 4 4 + 4 + 4 ऐड कीजिएगा तो 12 में टोटल रास्ता कितना हो गया 12 हो जाएगा। अब एक टाइप के और क्वेश्चन पूछता है टाइप 5 में। देखिए टाइप 5 में जैसे 4 बॉक्स है, किसी किसी कलर के, मान लीजिए रेड है, ग्रीन है, ब्लू है और येलो, 4 कलर का बॉक्स। यहाँ मान लिया जाए 4 कलर का बॉल है, यह रेड है, ब्लू है, ग्रीन है और येलो है, 4 कलर का बॉल भी है। तब आपसे पूछ रहा है कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि वी हैव 4 डिफरेंट बॉक्स, अलग अलग 4 गो बॉक्स है, 4 डिफरेंट बॉक्स डिफरेंट बॉक्सेस, we have 4 different ball, we have 4 different ball, 4 different balls, 4 गो अलग अलग प्रकार के बॉल है। we need to play 4 balls, we need to play 4 balls into the boxes. How many ways are there? Ways are there. इसमें एक बात क्या कह रहा है कि any box contain any number of ball, कह रहा है कि 4 गो बॉक्स है, 4 गो बॉल है जो 4 अलग अलग कलर के हैं, एक प्लेन में रखा गया है। तो आप हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। एंड एनी बॉक्स कंटेन एनी नंबर ऑफ बॉल, आप स्वतंत्र है कि किसी भी बॉक्स में किसी प्रकार के बॉल रख सकते हैं।
तो अब ध्यान दीजिए, टोटल बॉल के कितना है, नंबर ऑफ बॉल, नंबर ऑफ बॉक्स आगे लिख देते हैं। नंबर ऑफ बॉक्स कितना है, 4। नंबर ऑफ बॉल्स कितना है, 4। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 वेज हो जाएगा। अब पूछिए कैसे। ये बॉल को आप इस बॉक्स में भी रख सकते हैं, इस बॉक्स में भी रख सकते हैं, इस बॉक्स में भी रख सकते हैं और इस बॉक्स में भी रखते हैं, 4 बॉक्स। उसी प्रकार इसको भी आप इस बॉक्स में भी रख सकते हैं, इस बॉक्स में भी रख सकते हैं, इस बॉक्स में भी रख सकते हैं और इसमें, तो इसमें भी 4 गो, इसमें इहो बॉल चारों में रख सकते हैं, इसको भी चारों में, इसमें भी चारों में, इसमें भी 4, तो टोटल 4 4 जा 16 होगा। नहीं तो रुक जाइए, गलती हम कर रहे हैं। इसमें 4, अच्छा अलग अलग कलर भी है, हम कलर सेम लिख दिए, मान लीजिए अलग अलग कलर है, तो इसमें भी चारों को रख सकते हैं, इसमें भी चारों को, इसमें भी चारों को, इसमें भी चारों को, ऐसा कितना 4 टाइम्स रख सकते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा हमारा कितना बॉल है, तो 4 गो ना बॉल है, तो इसको हम, तो 4 गो बॉल है, 4 गो बॉक्स भी है, तो इसको हम कितना कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है 4, यह कितना बार है 4 बार में है, इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 बार कर देंगे, तो टोटल 256 तरीका, 256 वेज हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा वेज, 256 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इतना पढ़ने के बाद अब आगे हम लोग मेन, इतना पढ़ने से एक बात समझ गया कि फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, इसको डिफाइन कर देते हैं। फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, देखिए फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब यही सब पर है, इसी का फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है। तो अभी क्या पढ़े हैं कि जितना भी नंबर रहता था उसका जितना टाइम्स में रहता तो उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करते, जैसे लास्ट वाला में 4 बॉक्स था, 4 बॉल्स था, तो कितना आउटकम अलग अलग 4 इंटू 4 बार मल्टीप्लाई किए हैं, तो 256 आउटकम आ गया। उसी प्रकार इसको हम क्या कहेंगे, इसको डिफाइन करना होगा। इफ देयर आर, मान लिया जाए m डिफरेंट वेज, इफ देयर आर m different ways of doing one event, कह रहा है कि इफ देयर आर m डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग वन इवेंट, कोई एक इवेंट है उसको m तरीका से, m रास्ता से हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग का रास्ता बता सकते हैं, रास्ता दे सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। देयर आर, हाँ, एंड n डिफरेंट वेज of doing other event, अदर क्या है, हाँ एक हो गया वन है, वो अदर चाहे अनदर लिख लीजिए, अनदर इवेंट्स, देन द साइमल्टेनियस अकरेंस
साइमल्टेनियस occurrence of these events will be given by m cross n different ways and so on. यहाँ ध्यान दीजिए, इफ देयर आर m different ways of doing one event and n different ways of doing another event, then the simultaneous occurrence of this event will be given by m cross n different ways and so on. इसका मतलब क्या हुआ कि if there are m different ways of doing an event, कोई इवेंट है उसको m तरीके से m रास्ते से हम उसको अलग कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार n डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग अनदर इवेंट, एक दूसरा इवेंट है जिसको हम n रास्ते से अलग अरेंज कर सकते हैं। देन द साइमल्टेनियसली अकरेंस, क्या कर रहा है, देन द साइमल्टेनियसली अकरेंस, अगर दोनों को एक साथ ऑफ दिस इवेंट विल बी गिवन बाय, अगर दोनों के एक साथ अलग करना हो तो हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, m क्रॉस n डिफरेंट वेज, m क्रॉस n डिफरेंट वेज से हम कर सकते हैं, इसको अलग अलग रास्ता से अरेंज कर सकते हैं। एंड सो ऑन, और इसी प्रकार जैसे मान लिया जाए एंड सो ऑन का मतलब जैसे एक m इवेंट है, एक n इवेंट है, एक मान लिया जाए r इवेंट है, तो हम इसको m क्रॉस n क्रॉस r डिफरेंट वेज से हम अरेंज कर सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑल द अबव जितना ये ऊपर पढ़े हैं, ऑल द अबव मॉडल सजेस्ट दिस प्रिंसिपल, जितना भी पढ़े हैं ऊपर सब इस प्रिंसिपल को सजेस्ट करता है। इसका मतलब जैसे जनरली देखने को क्या मिलेगा, जनरली जैसे इवेंट 1 है, इवेंट 2 है, इवेंट 3 है, इवेंट 4 है, इसी प्रकार इवेंट n है, तो इसको m बेज है, तो इवेंट 1 के लिए m1, ये हो जाएगा m2, ये हो जाएगा m3, ये हो जाएगा m4 बेज, इसी प्रकार यह क्या हो जाएगा, mn वेज हो जाएगा। इसका मतलब कहेगा टोटल नंबर ऑफ वेज, इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिफरेंट, क्या अलग अलग डिफरेंट वेज ऑफ दिस इवेंट, इस इवेंट का। तब आज के लिए इसी पर क्लास को एंड कर रहे हैं, फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ क्या पढ़े थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगला दिन पढ़ेंगे फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आज के लिए इसी पर क्लास को एंड कर रहे हैं।